हे हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। हमने अपनी वीडियो के प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था जेई बी आर इम्पॉर्टेंट डेट 2024 के लिए और सिलेबस फॉर जेई बी आर 2024 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। बेसिकली हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो जेई बी आर से रिलेटेड ही थी, तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी क्योंकि हमारे पास एन टी की तरफ से डेट्स आ गए थे जेई बी आर 2024 के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाए थे बहुत इजीली कि ये सारी चीज़ें जो थी हमें मोस्टली क्लियर हो गई थी। इसके अलावा हमने कहा था कि हम वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर लाएंगे जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें आगे जो रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें रह गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर जेई 2024 और एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है आपका, जिस तरह से आप एडमिशन लेने वाले हो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि जेई बी आर 2024 और नाटा 2024 कौन सा हमें देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, और वीडियो का पार्ट 2 जितना आपके लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है उतनी आपके लिए वीडियो का पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 दोनों ही सारी वीडियो क्लियर कर ली तो आपको जेई बी आर 2024 के लिए ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको पता होगा कि आपको कौन से ऐसा एग्ज़ाम किस तरह से देना है और आपकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कई बार बच्चे जो होता है एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। कई बार वो क्वालिफिकेशन उनसे मैच नहीं करता या कोई उनका इशू आ जाता है कि उनके 12th में उतने मार्क्स नहीं आए होते। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से कंसिडर करके चलना पड़ेगा अगर आप जेई बी आर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लास्ट तक तो ज़रूर रुकिए। आप इसको भले ही आपको अगर लग रहा है वीडियो लंबी है तो आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, वीडियो को आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की अपडेट जो है मिल जाए और आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे। सबसे पहले देख लेते हैं हम, हमारा जो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। सबसे मेन चीज़ इसमें 4.1 आता है एज क्राइटेरिया। एक चीज़ और है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी भी हमारे लिए जेई 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक आया नहीं है हमारे पास। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम 2023 से बात कर लेते हैं और मोस्टली सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही रहती हैं। कुछ बहुत माइनर चेंजेस आ गए तो आ गए, अदरवाइज ये क्वालिफिकेशन और जो ये सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी होती है वो मोस्टली सेम होती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इनकेस अगर आता है कोई चेंजेस आएगा तो उसमें फिर मैं आपको दोबारा से उसको जो है बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले चीज़ दिया गया है कि एज लिमिट नहीं है 2024-3 के लिए अपियर होने के लिए। एज लिमिट नहीं था किसी भी कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट जिसने 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया था 2021, 20 या फिर 22 में, या फिर अपियर हो रहा था वो 2023 के एग्जामिनेशन के लिए मतलब अपनी स्कूलिंग 12th क्लास को पास करने के लिए, तो वो जो था 2023 के जेई बी आर के लिए जो था एलिजिबल था पूरी तरह से। हाउएवर द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया। एक चीज़ और था कि यहाँ पे उसकी एज कितनी भी हो, अगर उसने इस ईयर में एग्ज़ाम दिया था या फिर इसमें, या फिर वो अपियर हो रहा था, तो वो जेई बी आर 2023 के लिए जो था एलिजिबल था। अब ये चीज़ जो है एनटी की तरफ से तो क्लियर है कि, या फिर जेई की तरफ से तो साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपका एज का कोई हमें इशू नहीं है। बट आपको ये चीज़ें जो है क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपने एग्ज़ाम इस ईयर में देना होना चाहिए, प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर आपको देना होना चाहिए, या फिर उस ईयर में आप अपीयर हो रहे हो। बट क्या है कि एक चीज़ उन्होंने क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट को एक चीज़ और मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं या फिर जिसके लिए भी वो देख रहे हैं एडमिशन के लिए, डिज़ायरियस है एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे उनको एज क्राइटेरिया इस तरह का कुछ इशू तो नहीं है, वहाँ पे एज क्राइटेरिया कुछ फॉलो तो नहीं होता। वो चीज़ ज़रूर उनको क्लियर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बात की गारंटी ये लोग नहीं लेते हैं क्लियरली। ये सिर्फ एग्ज़ाम जो है आप जेई देने के लिए इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपकी एज कुछ भी हो, तो आपको इस ईयर में आपने अगर एग्ज़ाम दिया है 12th और इक्विवेलेंट, तो आप जेई देने के लिए एलिजिबल हो साफ। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे क्या लिखा हुआ है। फिर आता है लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्यूई। तो ये देखिए, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 आप किसी भी सेंट्रल बोर्ड से या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से दिए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, जिससे जो एफिलिएटेड हो, ठीक है।
और इसके बाद ये आ जाता है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्टेट बोर्ड या फिर आपकी कोई भी सेंट्रल बोर्ड जो है उससे आप मतलब दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है कि आपका एक चीज़ और आ जाती है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो आप ओपन स्कूलिंग से करते हो, तो उसमें भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि 10+2 जो हम कर रहे हैं तो उसमें कैसे करेंगे। 10+2 जो ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका NIOS की तरफ से आप करते हो ओपन स्कूलिंग जो ये आपकी रहेगी, तो इसमें आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स तो होने ही होने चाहिए। फिर आता है आपका डिप्लोमा वाला फैक्टर कि डिप्लोमा वाले बच्चे भी होते हैं कि 10+2 जो 10+3 जो कर लेते हैं, तो उस वजह में क्या होना चाहिए कि डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE की तरफ से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर आपको कोई भी स्टेट बोर्ड होना चाहिए जो टेक्निकल एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन। किसी भी टेक्निकल मतलब एजुकेशन जो स्टेट बोर्ड या फिर AICTE जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करे आपको 3 years के लिए, तो वो भी आप एलिजिबल हो JEE एग्ज़ाम देने के लिए। तो होपफुली ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है, मेंशन किया गया है यहाँ पे हमें। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा पेज में आगे चलते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ आपको जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईयर ऑफ, हमने 4.2 तक डिस्कस कर लिया, 4.3 एक बार देख लेते हैं कि 4.3 में क्या कहा जा रहा है। 4.3 में कहा जा रहा है कि ईयर ऑफ अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आप जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो JEE BR के थ्रू जो दे रहे हो BR में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ओनली दोज कैंडिडेट जो हमने भी बात किया था कि आपकी एज कुछ भी होनी चाहिए, बट आप अगर 2023 में एग्जाम दे रहे हो JEE BR का, तो आपको 21 या 22 में JEE के लिए जो है आपका स्कूलिंग कंप्लीट होना चाहिए, 2023 में, या फिर आपने एग्जाम दिया होना चाहिए। आपके पास 2 year का आपको रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें क्लियर की गई है कि ओनली दोज कैंडिडेट हुए पास क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021 या 2022 और those who are appearing in class 12th equivalent examination 2023 are eligible to appear in JEE mains। तो वही चीज़ को इसको रिवाइज किया गया है, क्लियर किया गया है। अब ये चीज़ देखिए कि ये चीज़ आपको एक ना यहाँ पे दिया गया है जो आपको क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट हुए पास द क्लास 12th equivalent examination in 2020 or before as well as those who will appear in such examination in 2024 or later are not eligible to appear in JEE main 2024। तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि लेट सपोज कि आपने 2023 वाला हम की बात कर रहे हैं, 2023 में किसी स्टूडेंट ने JEE BR दिया होगा, तो उसके पास क्या क्राइटेरिया था कि वो 2021 में होना चाहिए, 2022 में होना चाहिए, या फिर अपियरिंग होना चाहिए वो 2023 के लिए, अपनी स्कूलिंग जो है 12th उसका इस ईयर में हो जाना चाहिए, ये था। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की गई है कि एज का कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है, नो एज क्राइटेरिया। बट वो आपका इंस्टीट्यूशन के लिए था कि इंस्टीट्यूट में आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि किसी भी ऐसे स्टूडेंट जो JEE 2023 के लिए अपीयर हो रहा है, बट उसने अपनी स्कूलिंग 2020 और बिफोर में किया हुआ है, और 2024 में वो बंदा अपना स्कूलिंग जो है कंप्लीट करने वाला है। इस केस में ये तीनों ही जो एस्पिरेंट्स होंगे, तीनों ही केस के जो एस्पिरेंट्स होंगे, वह एलिजिबल नहीं होंगे JEE BR के लिए। समझ लीजिए 2020 या फिर उससे बिफोर, क्योंकि ये हमारा 3 साल पीछे चला गया। अगर आप 2023 में अपीयर हो रहे हो तो आपको 21, 22 में ही आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, 2020 के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिल सकती है। या फिर आप 2024 में जो है स्कूलिंग कंप्लीट करोगे तो भी आप 2023 का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। उस केस में आप 2024, 2025, 2026 का एग्जामिनेशन JEE का दे सकते हो, बट 2023 का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो कि हमारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है एडमिशन के टाइम पे कि आप किस स्टेट के जो आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिलेगी, या फिर आपको किस स्टेट के लिए जो है थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन, या फिर आपको स्टेट का जो है वो मिल जाएगा कि आपको एडमिशन के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए, स्टेट कोटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें साफ क्लियर की गई हैं यहाँ पे, कि देख लेते हैं कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट ही हैज़ पास्ड। देखिए जिस स्टेट से भी आपने जो है क्लास 12th जो है पास किया है, ठीक है, एलिजिबल टू अपीयर इन JEE 2023, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेटिव प्लेस और द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है कि आपको जो है जिस भी प्लेस से आपने मतलब जहाँ से भी आप हो वो मैटर नहीं करता है। लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट है वो है यूपी का,
यहाँ पे साफ दिया गया है कि ये चीज़ आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट इफ अपीयर्स फॉर द क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, वो है उसका रेजिडेंस जो है वो यूपी में है, हम देख लेते हैं, और उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज ए रेजिडेंस ऑफ नोएडा। तो नोएडा हमारा जो है यूपी में, आप कह सकते हो कि नोएडा भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, नोएडा में अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो भी है, ठीक है, यूपी का ही उसको मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश, देन द कैंडिडेट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डेट ऑफ दिल्ली नॉट डेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी कि अगर आप क्लास 12 अगर दिल्ली से कर रहे हो, आप यूपी के हो, तो आपको इस केस में, चाहे आप यूपी में रहते हो, आपका बर्थ प्लेस हो, वो डजेंट मैटर, बट अब 12th कर कहाँ से रहे हो, डेट द थिंग ओनली विल बी मैटर, ठीक है। ये चीज़ आपकी मैटर करेगी कि आप 12th क्लास या फिर आप डिप्लोमा जो है कहाँ से कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करने वाली है। अब दूसरा चीज़ देख लेते हैं हम क्या है, यहाँ पे क्या मेंशन की गई है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। इफ़ अ कैंडिडेट ही हैज़ पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अनदर स्टेट। इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने किसी स्टेट से, लाइक मैं अगर कहूँ कि मैंने यूपी से एग्ज़ाम दिया है, बट मैं इम्प्रूवमेंट के लिए किसी और स्टेट में जाके इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहता हूँ, कहीं और किसी और बोर्ड से देना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं दिल्ली से देना चाहता हूँ, तो द कैंडिडेट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी फ्रॉम द वेयर द कैंडिडेट फर्स्ट पास द 12th क्लास। तो मैंने 12th क्लास जो है सबसे पहले जो पास की थी, ठीक है, सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मैंने 12th क्लास जो मैंने अपनी पास की है वो मैंने की है यहाँ से, एक मिनट, हाँ, तो मैं कह देता हूँ कि मेरी 12th जो है, सॉरी हम इसको वाइट में चेंज करते हैं, चलिए हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 12th जो है मैंने यूपी से दिया है, बट मैं इसको जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए जो है दिल्ली से एग्ज़ाम देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को जो स्टेट कोड ऑफ जो एलिजिबिलिटी मिलेगी वो मेरा यूपी का ही रहेगा, मतलब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो मुझे मिलेगी ना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वो मुझे यूपी का ही मिलेगा जहां पे तो मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी बात करते हैं, कैंडिडेट पास्ट अपीयरिंग फॉर क्लास 12th एनआईओ शुड सेलेक्ट द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट इन विच द स्टडी सेंटर इज लोकेटेड। इन केस कोई स्टूडेंट है, उसने यूपी का ही, हम यूपी दिल्ली का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो है यूपी में रहता है उसका, बट उसने यूपी से जो है एनआईओ के लिए अप्लाई किया, बट उसका जो स्टडी सेंटर है वो पड़ गया उसका दिल्ली में। तो उस केस में जो उसका स्टेट कोड ऑफ जो एलिजिबिलिटी उसको मिलेगी वो उसको दिल्ली की ही मिलेगी। ये चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा। इस केस में जो स्टेट कोड ऑफ जो एलिजिबिलिटी मिलेगी वो उसको दिल्ली की मिलेगी। तीसरी चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। फॉर इंडियन नेशनल पासिंग द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम नेपाल भूटान द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस। तो आपकी जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस दिया होगा ये उस केस में जब नेपाल भूटान से आप जो क्लास 12th पास कर रहे हो तो आपकी जो पासपोर्ट पे जिस भी स्टेट का जो एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है उसके बेस पे आपको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मिलेगी, ना कि आपको नेपाल भूटान की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें भी वही चीज़ दिया गया है कि ये भी आप क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि इन केस अगर जो स्टूडेंट जो है उसका जो डिप्लोमा वगैरह के केस में अगर करता है तो उसका जो जहाँ से उसने पास किया है ना, डिप्लोमा वाले के लिए भी जहाँ से उसने पास किया है उसको वो चीज़ जो है उसी स्टेट से मिलेगी जहाँ से उसने पास किया है। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में बात की थी कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो उसको दिल्ली की मिलती है, भले ही वो स्टूडेंट जो है यूपी का हो, नोएडा से मतलब वो रहता है, नोएडा में उसका घर है, तो लेकिन एग्जामिनेशन उसने या फिर उसका जो स्कूल है वो दिल्ली में है, तो उसको जो मिलेगा वो दिल्ली का ही मिलेगा। तो ये डिप्लोमा वाले में भी सेम यही चीज़ अप्लाई होती है। अब हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और आ जाती हैं। यहाँ पे क्या दी गई हैं कि आपका एडमिशन वगैरह जो है वो किस केस पे होगा और वो किस तरह की क्राइटेरिया इन्होंने दी गई है एडमिशन वगैरह के लिए। तो वो बात कर लेते हैं एक बार फटाफट कि वो क्या रहने वाला है हमारा एडमिशन के लिए। तो देखिए एडमिशन के लिए अगर मैं बात करूं कि एडमिशन टू NITs, IIT, CFTs, FIs, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द पार्टिसिपेंट स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन। तो मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आप
जेई दे के जो है अपना एनआईटीज आईआईटीज या सीएफटीआईज में सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास 12th में जो है एक जनरल कैंडिडेट को जो 75% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और वहीं केस अगर SC ST के लिए जो है 65% मार्क्स उसको स्कोर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है अगर आप एनआईटीज आईआईटीज एंड सीएफटीआईज से जो है अपना करना चाहते हो। ठीक है, सीएफटीआईज जो हम बात करें सेंट्रल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक हमारे पास हो क्या बोलते हैं एसपीएस वगैरह हो गए, तो ये हमारे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, तो हम इनकी बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा देख लेते हैं और चीज़ें क्या होती हैं कि उसके अलावा क्या है कि आपको कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो ये भी आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा देखिए द एडमिशन टू एनआईटीज आईआईटी सीएफटीआईज विल बी बेस्ड ऑन द अनाउंस्ड क्वालिफाइंग परसेंटाइल बाय द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, तो उनके थ्रू जो भी क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल जो होगा उनके थ्रू होगा, वो उसी के बेस पे आपको एडमिशन देंगे। फिर ये देख लेते हैं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर एडमिशन बीआर कोर्स अदर देन एनआईटीज आईआईटीज और सीएफटीआईज, तो ऐसे कॉलेजेस जो एनआईटीज आईआईटी सीएफटीआईज में मतलब नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लगाया जाएगा वो सीओए की तरफ से लगाया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। सीओए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पढ़ लेते हैं एक बार। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर अनलेस ही शी पास्ड एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ऐसी जगह जहाँ पे जेई का मार्क्स तो लिया जाता है, जेई के बेस पे एडमिशन दिया जाता है, बट वो सीएफटीआईज एनआईटीज आईआईटीज में नहीं आते हैं, तो वहाँ पर आपको ये क्राइटेरिया लगेगा कि आपको 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो होना ही चाहिए, आपके हर में 50-50% होना चाहिए, मतलब अगर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन था तो आपके 50 या फिर 50 अबव होना ही चाहिए, और सबका टोटल करके जो सारे सब्जेक्ट्स आपके पास रहने वाले हैं उनका भी जो टोटल है वो आपके पास 50% से ऊपर होना चाहिए, 50% या फिर 50% से ऊपर जो है ओवरऑल परसेंटेज आपकी रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे बी प्लानिंग के बारे में दिया गया है, तो बी प्लानिंग का भी आप पढ़ सकते हो, सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर आपका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बीआर के लिए आप पढ़ सकते हो कि पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें आपको जहाँ तक है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ जो है डाउट लगता है, कुछ अगर ढंग से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे को जो है डीएम कर सकते हो, या फिर आप जो है कमेंट में भी जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। डीएम के लिए मैं जो है अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हो, या आपको कुछ भी और एडिशनल जानना है तो आप कमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप के साथ में आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कि आपको कुछ भी अपडेट लेना है, कुछ भी बात करना है, तो वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हो। इसके साथ में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है जेई 2024 के लिए, जेई बीआर 2024 के लिए और नाटा के लिए अगर आप अपेयर होना चाहते हो, या फिर आप दोनों के लिए अपेयर होना चाहते हो, तो आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इनफाइन आर्किटेक्चर के साथ यानी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो है क्वालिटी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसके साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एट द एंड ऑफ एवरी स्टडी मटेरियल। आपको क्वालिटी टीचर्स दिए जाएंगे जो यहाँ पे जिनको 2-3 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए। हमने लास्ट 2-3 ईयर्स में भी पढ़ाया है और बहुत अच्छा हमने रिजल्ट जो है स्कोर किया है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इनफाइन आर्किटेक्चर के साथ पढ़ने का क्या है कि आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है, आपको एकदम जो है कि आपको जैसे फ्रेंड्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, जैसी चीज़ें आप पूछ पाते हो, जैसे आप कोऑर्डिनेट कर पाते हो, वैसा आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा हमारे साथ, हमारे टीचर्स के साथ में। और उसके साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बिगेस्ट एडवांटेज, जो इनफाइन आर्किटेक्चर जो आप कोर्सेज आपको ऑफर करता है, वो कोर्स शायद आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में उतने रेंज में मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स आपको ऑफर किया जाएगा, और सबसे कम जो है लो प्राइजेज जो है कोर्स आपको दिया जाएगा। सबसे कम प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, आपको और कहीं इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में आपको सबसे बेस्ट और डाइवर्स कोर्स दिया जाएगा। तो हमारा जेई 2024 और नाटा के लिए जो है 2024 के लिए हमारी प्रिपरेशन जस्ट अक्टूबर की लास्ट में स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपना डेमो वीक में जो है, डेमो वीक में अपनी क्लासेस वगैरह जो है रजिस्टर कर सकते हो डेमो वीक के लिए। उसके बाद आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। सारे जो डिटेल्स है आपको जो है फर्दर वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना। लाइक आपका जो है बहुत वैल्यूबल होता है हमारे लिए। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।